सेशंस नेक्स्ट वीक से होंगे ना? जी जी अदरीस बताइएगा। ओके जी, फॉर्म के लिहाज से हम देखते हैं जी, हमारे पास ऐप बना लेते हैं एक फॉर्म के हवाले से, feb20.js। सो क्रिएट अ फंक्शन ऐप। अब देखें ना, आप लोग सुकून से बैठे हैं और मैं कोडिंग कर रहा हूँ। एरर्स आप लोगों को नहीं पता लग रहा आप कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ किस किस्म के आप ज़्यादा एरर्स करते हैं। तो ये बड़े वैल्यूएबल सेशंस होंगे आप लोगों के। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, और ये ऐप को हम रन करते हैं हेलो फॉर्म। ठीक है जी। सो आ जाए जी यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, क्या लिखेंगे जी, npm स्टार्ट, और स्टार्ट होगा किससे, इंडेक्स से। और इंडेक्स में हम चाहते हैं कि ये जो इंपोर्ट करे, इंपोर्ट कौन सा कंपोनेंट है जी, ऐप फॉर्म, इंपोर्ट कर लें इसी। अच्छा, इसको भी आप चेंज कर सकते होते हैं, लाइक यही जो आ रही है डॉट में कर दें ऐप, और ये तो ये नाम जब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो नाम ज़रूरी नहीं यही हो, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे आप जस्ट मेक इट इवन, इसको भी मैं अगर डिलीट कर दूँ तो यही मैं सिर्फ यहीं फाइल का ही ले लूँ कि ये ऐप किसको मैं कह रहा हूँ, तो ये भी जो है वो चल जाएगा। ओके जी, फॉर्म के हवाले से हम इसमें ऑलरेडी जो है देख लेते हैं जी। HTML, अगर हम बूटस्ट्रैप का कोई फॉर्म यूज़ करना चाहें तो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी हमने इसका लिंक वगैरह ऐड किया हुआ है। सो हियर वी आर। फॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्म बूटस्ट्रैप में देख लें, पहले HTML में चलें देख लें। HTML में अगर आप देखें तो फॉर्म्स के लिए W3 स्कूल का कोई लिंक देख लें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, वीडियो को ऑफ कर देते हैं, स्मूथ ज़रा आ जाए थोड़ा सा जी। जिस तरह ये एक सिंपल फॉर्म है जी। जी सर स्क्रीन से जो है स्टक हुई है। ओके जी, आपके पास ये एक सिंपल फॉर्म है जी जो रिएक्ट में आपको शो हो रहा है। जॉन डो सबमिट करें इसको, अगर हम देखें इसका कोड है क्या यहाँ पे, ये तो ऊपर एक्चुअली सर, जी जी बेटा। सर आपकी स्क्रीन सर स्टक हुई है। ये आपकी तरफ ऐसे है कि सबको ही जो है इस तरह से इशू आ रहा है, क्यों सर भाई? सर हो गई। ओके ओके, ये ऊपर स्केलेटन आ गया, इधर इधर बेटा बेटा इधर इधर देख, ऊपर स्केलेटन आ गया जो आपने HTML डॉक्यूमेंट का बनाना है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में वी डोंट नीड दिस, बॉडी के ऊपर जो कंटेंट है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से ही उठा लें, ठीक है जी, विद इन बॉडी कट कर लें आप, और ये बॉडी जो है वो यहाँ पे अगर आप ले आए, इफ़ यू गिव इट अ फ्रेगमेंट एंड विद इन फ्रेगमेंट यू कॉपी इट, सेव करें, तो अब इसने चलने से क्यों इनकार किया, सेम हमने किया। फ़र्क क्या है जी इसमें, हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहले HTML के लिहाज से, HTML को जब हम, आल्दो इसके टूल्स भी इवन अवेलेबल हैं, HTML2 JSX का जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है रिएक्ट का स्पेशली, उसमें क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो इनपुट टैग जो टिपिकली HTML में लिखते हैं उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि इनपुट और स्लैश इनपुट के दरमियान में नहीं लिखा जाता। लेकिन रिएक्ट में आपने इसको भी क्लोज करना है, ब्रेक का टैग नहीं होता, क्लोजिंग इसको भी क्लोज करना है। लेकिन हालांकि इसके दरमियान कुछ नहीं लिखना, सेल्फ क्लोज कर देते हैं, लेकिन क्लोज करना ज़रूरी। और क्या क्या एरर हो सकती हैं, इसको क्लोज कर दें। और कौन सा है जी, ये इनपुट का है, मेक श्योर यू क्लोज ऑल टैग्स, ठीक है जी।
इन लेबल 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 और यहाँ पे क्या आ गया जी, ब्रेक सारे क्लोज कर दिए, इनपुट के टैग सारे क्लोज कर दिए। सो हियर यू आर, आपने कुछ चेंज नहीं की, जस्ट आपने जो क्लोजिंग टैग थे वो दे दिए। सो यू शुड बी एबल टू सी द सेम फॉर्म हेयर इन रिएक्ट। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास अगर कोई टेम्पलेट नेट से मिल जाए HTML वगैरह की, इस तरह उसको रिएक्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसकी स्टेट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, नाउ वी हैव दिस फॉर्म। और अगर UI के लिहाज से देखें तो आपको ये, और अगर आप आ जाएँ बूटस्ट्रैप में, ठीक है, इस पर सबमिट करें तो ये ऑन सबमिट एक्शन, इसका एक्शन पेज डॉट PHP का कोई पेज है जिस पे ये सबमिट हो रहा है। रिएक्ट में जब आप फॉर्म बनाते हैं, अगर सिंपलेस्ट केस को लें, UI के लिहाज से तो सेम स्ट्रक्चर ही है कि फॉर्म का टैग यूज़ करें, लेबल लिखें, इनपुट दे दें, और इसी तरह से यू विल शुड गेट दिस लेबल एंड इनपुट एंड सो ऑन। और अगर बूटस्ट्रैप की बात करें, गेट बूटस्ट्रैप पे आ जाएं, इसमें अगर फॉर्म लेंगे आप 5.3, ओके 5.2 था लास्ट टाइम देख रहे थे, इसको भी देखते रहा करें कि इसका चेंज लॉग पढ़ा करें, क्या चेंज आई है, क्या चीज़ नहीं आ रही। लास्ट टाइम हम देख रहे थे 5.2 था। ठीक है, जो न्यू से न्यू जो इकोसिस्टम आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें किस तरह से नई चीज़ें आ रही हैं आपने देखा। फॉर्म्स का कंपोनेंट के अलावा पूरा इन्होंने सेक्शन दिया है यहाँ पे फॉर्म्स का। फॉर्म में डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स हैं जिनको बूटस्ट्रैप कहते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। सिलेक्ट के लिए, रेंज के लिए, रेडियो बटन के लिए, इनपुट ग्रुप्स, फ्लोटिंग लेबल्स, वैलिडेशन एंड सो ऑन। सो नीचे इनका फॉर्म ये है जी, और इसका कोड ये, अगर आप इसको भी कॉपी कर लें तो इसकी जगह अगर आप इसे दे दें तो यू शुड सी फॉर्म। यहाँ पे भी इसको इनपुट को क्लोज कर दें, इस इनपुट को क्लोज कर दें और इनपुट के टैग को क्लोज कर दें। ठीक है जी, ये भी इनपुट है जो क्लोजिंग टैग है। ज़्यादातर फॉर्म में ये इनपुट के टैग्स ही हैं। तो आपके पास ये आ गया, इसका जो है वो है, इसको टॉप लेवल पे अगर आप div दे दें और इसमें क्लास नेम को कंटेनर कर दें। ठीक है जी, तो ये आपके पास फॉर्म आ गया, राइट। बूटस्ट्रैप को डिज़ाइनिंग के लिहाज से कोई नया रूल नहीं है। होवर इफेक्ट देख लें, डिज़ाइन पे सिलेक्टेड है, चेक्ड है, चेक पे स्टेट और आ रही है, शेडो वगैरह आ रहा है, अनचेक पे और आ रहा है। एक्चुअली ये डेटा कहाँ जाएगा, इनपुट लेनी है, सबमिट पे वैलिडेट करनी है, सर्वर पे सबमिट करनी है, ये सारा डायनामिक कंटेंट है जो आपने देखना। ठीक है जी। फॉर्म यहाँ पे काफ़ी मुख्तलिफ तरह के हैं, वैलिडेशन के सारे पैटर्न्स हैं, डिसेबल फॉर्म करना हो एंड सो ऑन। ये फ्लोटिंग लेबल्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें है, आप क्लिक करें तो ये लेबल यहीं फिक्स हो जाता है। जो देख रहे हैं, जिस तरह का आपको कंट्रोल चाहिए आप यूज़ कर लें। ये क्लास जो है इसमें आप फॉर्म कंट्रोल इसको एक div में रैप कर दें, फॉर्म फ्लोटिंग, ये न्यू क्लास दे दी, दे रिसेंट इंट्रोड्यूस फ्लोटिंग लेबल। ये मटेरियल UI की तरह उसमें ज़रा बॉर्डर के ऊपर आ जाता है इंटरनली। इस तरह वैलिडेशन के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें फॉर्म है। आपके पास या यूज़र बगैर सबमिट करता है तो जो जो उसने प्रॉपरली फिल किए हैं उस पर ग्रीन टिक आ जाए, जो उसने कंपलसरी फील्ड्स थी नहीं फिल की वो यहाँ पे रेड में आ जाएं, आइकन्स वगैरह आ जाएं, नीचे हेल्प टेक्स्ट आ जाए, एरर मैसेज आ जाए, हेल्प टेक्स्ट इसको बोल दें, इसे एरर मैसेज बोल दें। तो देखें UI के लिहाज से यू हैव एवरीथिंग, आप इसको कस्टमाइज कर लें, नाम शाम चेंज कर। द रियल थिंग इज़ कि इससे जो डाटा इनपुट लेना है उसका उस पर कोई प्रोसेसिंग करनी है। जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है इनपुट वही आ रहे हैं। तो डिज़ाइन के लिहाज से यू हैव एवरीथिंग ऑलरेडी इन, यू कैन सी हेयर, ये HTML की वैलिडेशन इसने लगाई हुई है। सर्वर साइड पे अगर करना है, ये खैर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वैलिडेशन है, लेआउट अगर आपने मर्जी और भी इसमें था लास्ट पे, सपोर्टेड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, चेक बॉक्सेस भी हैं आपके पास, देखें जो चेक करते हैं एटलीस्ट आपको ज़रूर चेक करना है। जिस तरह टर्म्स एंड कंडीशंस का आपने लगाया है कि यूज़र ज़रूर चेक करे
आपने कोई ऑप्शन दी है, कौन सी वो ऑप्शन रीड कर रहा है, इसको अपनी स्टेट में सेव करना है। असल में कौन सा चेक बॉक्स, मैं कहता हूँ जी बताओ पिज़्ज़ा चाहिए या बर्गर, ऑप्शन सेलेक्ट करो, या पेप्सी या कोक। एक मैंने फास्ट फूड की वेबसाइट बनाई, तो मुझे ये ऑप्शंस को सेव करना है कि यूज़र ने कौन सी ऑप्शन ली है, वो मुझे अपने स्टेट वेरिएबल्स में रखना है, जो यूज़र चेंज भी कर सकता है। या मेन्यू में से कोई मील वो सिलेक्ट करे, या अपना सिटी नेम सेलेक्ट करे, डिलीवरी एड्रेस वो दे रहा है, साथ कोई कूपन या कोई फाइल अपलोड करना चाहे, ये उसने अपलोड कर दी, ये फाइल मेरे पास जो है वो स्टेट में आए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये आप लोगों ने ये देखें, ये नीचे लिखने के बजाय फ्लोटिंग टूल टिप टेक्स्ट में है, ठीक है, इन नीचे फिक्स नहीं हो रहा, ये रादर आप जो ही यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो डिफरेंट स्टाइल्स देखें, जैसे जैसे न्यू वर्जन आ रहे हैं 5.3 में, ये मेरा ख्याल 5.1 से ऑनवर्ड ये फ्लोटिंग लेबल भी लिए हैं। ये भी एक न्यू इन्होंने एग्जांपल ऐड की है, टूल टिप्स की वैलिडेशन, वरना पहले जो वैलिडेशन है ना वो इस तरह की थी, ये नीचे जो फिक्स आना है, जो ज़्यादा कॉमन चलती। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस टूल टिप बेस्ड वैलिडेशन एज वेल, इसको देखें, राइट। लेआउट मर्जी से रख सकते हैं। लेआउट का मतलब क्या है जी, आपके पास लेबल ऊपर आए, नीचे इस तरह से आए, या ग्रिड में आए, पैरेलल आ जाएं, दो कॉलम्स में स्पेस रखनी है, गटर, मतलब यूआई के लिहाज से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं, हॉरिजॉन्टली रखना है, वर्टिकल रखना है, ये सारे एक अलाइनमेंट में है, ये देखें एक परफेक्ट सी अलाइनमेंट बन रही है। सो यू कैन टेक ऑल दीज क्लासेस टू मेक योर यूआई। ऑटो साइजिंग, अच्छा जितने कंपोनेंट आए एक फ्लेक्स ग्रिड की तरह है। इनपुट ग्रुप्स, इनपुट लेनी है तो आइकन और साथ नंबर आ रहा हो। सो जो हमने, अच्छा रेंज की इनपुट के भी वेज हैं डिफरेंट। अब ये जैसे जैसे क्लिक कर रहा है, ये आपकी स्टेट में भी वैल्यू इसी तरह अपडेट हो रही हो। डिसेबल्ड है, मिन मैक्स इससे ज़्यादा ना जाए, स्टेप्स फिक्स रख दें कि सिर्फ ये इतने स्टेप्स में ही जा सकता है। चेक बॉक्स, रेडी बटन, ये पहले तो आपने इसके साथ पंगे लेने हैं, ये सारा अपने आप को अवेयर करना है। एक एग्जांपल ऐसी बना सकते हैं जिसमें सारे यूज़ हो। सिलेक्ट भी काफ़ी कॉमन यूज़ होता है ड्रॉप डाउन के लिए, लार्ज बिग, कोई सा भी आप लगाएंगे ना इसका, ये कोड आप उठाएं यहाँ से कॉपी करें तो इट शुड वर्क विदाउट एनी चेंज। यूआई शुड वर्क। इसमें तो सिलेक्ट का वैसे ही प्रॉपरली HTML में भी क्लोजिंग होती है, सिलेक्ट स्लैश सेलेक्ट ऑप्शन स्लैश ऑप्शन, यहाँ देख रहे हैं कोई चेंज नहीं करनी पड़ी हमें, तो ये इसी तरह आ जाएगा रेक्ट में भी। लार्ज मेन्यू है, स्मॉल साइज है, तो यूआई इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो आप बना लेंगे। स्टेट में इसका डाटा मेंटेन करने का, यूज़र ने क्या ऑप्शन सेलेक्ट की है, बाज़ का इसकी बेस पर मैंने ये पॉपुलेट करना है कि पहले जो कंट्री सेलेक्ट करे उसी की प्रोविंस आए, उस प्रोविंस के आगे उसी के आए, यही कॉमर्स में जो मील सेलेक्ट करूँ उसी की ऐड ऑन यहाँ पे शो हो। सो डेटा मैनेज करने में आप लोगों की ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं। लिस्ट की फॉर्म में भी है मल्टीपल, लॉट ऑफ थिंग्स आ जाए। यूआई के लिहाज से आपका काम जो है वो इससे और अच्छी और भी लाइब्रेरीज हैं आप एक्सप्लोर कर लें। हम आते हैं हेलो वर्ल्ड पे। जब हम काम कर रहे हैं ना, तो हमने काम करना है जी बेसिक्स, स्टेट मैनेज करने पे हम आते हैं। इनपुट टाइप, या यहाँ से मैं कोई चलें इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लें जी। लेट्स स्टार्ट विद दिस। इनपुट कैसे लें, ठीक है जी। इसी कोड को इसके साथ जो भी आप स्टाइलिंग लगा दें, मज़ीद क्लास नेम लगा दें, फॉर्म कंट्रोल लगा दें, तो आई होप के नाउ यू अंडरस्टैंड के इसके साथ कोई भी आपने अटैच करना है अगर कंपोनेंट, तो ये लेबल लगाना और ये क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड सो ऑन। सो अब इसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, हम अभी डिस्कस करते हैं डाटा कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे मैं इनपुट कैसे लूँ, हाउ टू टेक इनपुट, और
इनपुट के लिहाज से जो है वो हम किस तरह आगे एक्शंस को परफॉर्म करें। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। हम फोकस करते हैं इनपुट लेने। ये हमारे पास है, थोड़ा सा टॉप से भी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन वर्टिकल चले कर लेते हैं कुछ, ताकि बिल्कुल जो एज पे जी इनपुट लेनी है जी। अगर आप हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल ही ले कि जो यूज़र यहाँ पे इनपुट ले, उस इनपुट को सबसे पहले आपने अपने किसी वेरिएबल में सेव करना, ठीक है जी। इसके साथ अगर फॉर्म को ही मैं चाह रहा हूँ कि सारी मैं कॉम्प्लेक्सिटी CSS की इसलिए हाइड कर दी है कि आप एक्चुअल चीज़ पे ज़रा फोकस रखें। एक्स्ट्रा स्टाइलिंग वगैरह को मैंने इसलिए निकाल दिया। आपको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें आप इनपुट ले सकें। लेट्स सपोज यूज़र जो है वो यहाँ पे यूज़र नेम आपने इनपुट लेना, ठीक है जी। इसमें मैं लिख लेता हूँ जी यूज़र नेम, यहाँ पे इनपुट ले रहा, ठीक है जी। यूज़र नेम, जो भी यूज़र यहाँ पे नेम कहता है उसको हमने नीचे जो है वो H2 टैग में वेलकम बोल देंगे, वेलकम। उसके बाद जो भी यहाँ पे इनपुट आए उसको मैं इस इनपुट को रिएक्ट में कैसे कैप्चर करूँगा कि जो यहाँ पे वो इनपुट आ रही है, इसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। जो इनपुट आ रही है वही नाम से यहाँ पे वेलकम। सो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक अ वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल होगा या नहीं होगा, जो इनपुट यहाँ पे वो टाइप करेगा ऑब्वियसली वो डायनामिक है, ठीक है, वो डायनामिक है, इट्स नॉट फिक्स, चेंज होती रहेगी। तो आप इसके लिए फिर यहाँ से इंपोर्ट कर ले यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट में स्टेट मैनेज करने के लिए यू हैव अब यूजर नेम, लेट हियर यूजर नेम सेट यूजर नेम। इसको एक वर्ड के तौर पे समझ लें, इसलिए मैं एन कैपिटल नहीं कर रहा, जस्ट एज वन वर्ड ही मैं ट्रीट कर रहा हूँ। यूजर नेम सेट यू इसलिए कैपिटल कर, यूजर नेम यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू यूजर नेम की एम्प्टी है, ठीक है जी। यहां पे यूज स्टेट को ले लेंगे, यूजर नेम सेट यूजर नेम, जो यहां पे वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पे आए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं करली ब्रेसेस में यूजर नेम, USER मिसिंग है जी, राइट। यूजर नेम यहाँ पे अगर आप कर दें कोई भी ABC सेव करें तो वेलकम ABC, लेकिन इसको हार्ड कोडेड नेम की बजाय यहाँ पे जो इनपुट की जाए वही नाम यहाँ पे अपीयर हो। सो यू नीड टू कनेक्ट दिस, कैप्चर दिस इनपुट इन दिस स्टेट वेरिएबल। एक दो खास प्रॉपर्टीज हैं जो HTML की हैं जो इसके साथ बाउंड करती है, और उसमें खास प्रॉपर्टी वैल्यू की है। रिएक्ट ने वैल्यू प्रॉप को पकड़ा है इनपुट में, और वैल्यू में जो आप अपनी स्टेट वेरिएबल के साथ अटैच करना चाहते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दें। सिर्फ इतना सा काम है। अब ये इनपुट में इस यूजर नेम की स्टेट वेरिएबल की ही वैल्यू शो होगी। मैंने ABC लिखा है तो यहाँ पे ऑलरेडी ABC लिखा आ गया। तो रिएक्ट में जो आपका इनपुट कंपोनेंट है वो कैसे अटैच होता है, वाया दिस वैल्यू प्रॉप। पहली तो बात ये वन वे कनेक्शन है या टू वे कनेक्शन है, इसको अंडरस्टैंड करें। ये टू वे कनेक्शन है या वन वे, यानी अगर मैं ये स्टेट की वैल्यू चेंज करूं तो क्या यहां पे भी इनपुट में भी चेंज हो जाएगा जो लिखा हुआ है, या मैं इस पे क्लिक करके यहां चेंज करूं तो क्या यहां भी चेंज हो जाएगा मेरे वेरिएबल की वैल्यू। ये अंडरस्टैंड करें।
कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक रहे। ठीक है, बात का होता है आपने डाउनलोड किया डेटा, आपने कोई डाउनलोड किया और ये फॉर्म प्री पॉपुलेटेड है उस यूजर के क्रेडेंशियल से, कि जो लॉगिन होगा उसकी प्रोफाइल में पहले नाम लिखा हुआ है, एडिट करना है तो एडिट कर ले, कोई एडिट टाइप फॉर्म। ठीक है जी, सम टाइम इट्स एम्प्टी, आपने यहां पे फॉर्म इनिशियली प्रेजेंट करने एम्प्टी, यूजर जो टाइप करेगा वही स्टेट में से। तो टू वे रिलेशनशिप जो है वो इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है कि एग्जिस्ट करता है। टू वे रिलेशनशिप या वन वे, असल में जब आप वैल्यू प्रॉप कह देते हैं ना, तो ये स्टेट वेरिएबल इसको कंट्रोल करता है, ये नहीं इसे कंट्रोल करता। इस वन वे यानी जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू वही यहां पे होगी। इस वक्त इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ABC। तो इनपुट में क्या नजर आएगा हमें, यस। और अगर यूजर यहां क्लिक करके चेंज करेगा, स्टेट तो नहीं ना चेंज हो रही, लेकिन ये रिजेक्ट कर देगा, ये वैल्यू हमेशा इस स्टेट से ही लेगा, यानी स्टेट के साथ बाइंड हो गया। देखें कैसे, अब इवन इसमें मैं क्लिक करके करूं, वो कहेगा नहीं आप इस वेरिएबल को चेंज करो तो मैं चेंज होऊंगा, मेरी स्टेट मेरी वैल्यू अब आपकी इनपुट से नहीं आनी, वो इस स्टेट वेरिएबल से आनी। तो इस इनपुट कंपोनेंट को कंट्रोल करता है रिएक्ट में, हर चीज स्टेट से कंट्रोल होती है, स्टेट वेरिएबल कंट्रोल होगा। क्या वैसे अगर मैं इसमें क्लिक करके इनपुट दूं, देखो ABC है, मैं इधर DEF लिख दूं तो फिर स्टेट में कुछ और पड़ा है, इधर कुछ और शो हो रहा है। इसलिए ऐसे नहीं होता, जो भी आपने यहां पे लिखा आप देखें इधर, मैं इस पर क्लिक करता हूं और मैं DEF लिखता हूं, मुझे लिखने ही नहीं दे रहा, या जो मैं लिख रहा हूं वो सारा इग्नोर कर रहा है। क्यों, कोई इनपुट नहीं हो रही। देखो क्यों, क्योंकि आप इधर क्लिक करके जो मर्जी इनपुट देते रहे, जब वैल्यू कह दिया तो उसने वैल्यू यही रखनी है जो स्टेट में। तो आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना है कि जब यूजर यहां पे इनपुट करे तो आप स्टेट को अपडेट करें, जब स्टेट अपडेट होगी तो ये अपडेट होगा। समझा रही बात की, जब भी यूजर यहां पे कुछ टाइप करे तो यहां पे शो नहीं होगा, क्यों, इसकी वैल्यू अब स्टेट के पास, उसने इधर टाइप किए हुए को नहीं लेना यहां पे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा राउंड ट्रिप लेते हैं, यानी कहना कान घुमा के पकड़ना, कि चेंज टाइप इसमें करेगा, अपडेट इसे करेंगे, ये अपडेट होगा, स्टेट अपडेट होगी, तो जहां स्टेट रेफर हो रही है वो भी अपडेट होगा, यानी एक साइकिल में चल के आएगी यहां पे अपडेशन। समझा रही बात की, जिस पर जो रैक का स्टेट अपडेट करोगे, यानी मैं क्लिक यहां पे करूंगा और कुछ चेंज टाइप करूंगा, जब मैं जो इनपुट टाइप कर रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं जो टाइप यूजर कर रहा है वही उसे नजर आए, यूजर भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो टाइप कर रहा हूं यही नजर आए, लेकिन क्योंकि आपने इसकी वैल्यू को यूजर की इनपुट ने स्टेट से मैनेज बाइंड कर दी है, तो इसका मतलब है जो यूजर टाइप करे उसको लेकर फौरन इसको भी अपडेट कर दें। यूजर अगर यहां पे बैक स्पेस करे तो यहां से भी C रिमूव कर दें, यूजर इसके आगे DEF लिखे तो स्टेट में भी ABCDEF कर दें, क्योंकि स्टेट चेंज होगी तो अब ये चेंज होगा। ये इतना सा मामूली सा काम करने से ये सारा इसके साथ, क्योंकि आसिफ इसके साथ इसका निकाह हो गया, रिश्ता हो गया इनपुट का, किसके साथ, यूजर नेम के साथ। ठीक है, तो फर्मा बरदार बीवी की तरह इसने सिर्फ इसका ही हुक्म मानना है, वो कहेगा तुम्हें जो मेरे से काम चाहिए इसे बताओ, वो मुझे खुद बता देगा मैंने क्या करना है, डायरेक्ट आपसे ऑर्डर नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि आसिफ डू यू नीड सच वाइफ, वो कहते जो भी काम है आसिफ को बताएं, वो मुझे बताएगा जब आके, तो मैं आगे अपडेट हूँ, आपकी डायरेक्ट में इनपुट नहीं लूंगा। ठीक है जी, इज इट इंटरेस्टिंग? ओके जी, अब कैसे जी, ओके यूजर इनपुट तो इसी में क्लिक करके देगा ना,
तो जो ही इसमें इनपुट आती है, यहाँ पे एक फंक्शन है ऑन चेंज, वो कॉल होता है, एक इवेंट है वो कॉल होता है। चेंज नहीं हो जाता, ऑन चेंज पे एक इवेंट कॉल होता है। हमने एक फंक्शन बना लिया, जिस तरह ऑन क्लिक पे था, इसका नाम रख लिया हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, राइट। इस फंक्शन को आप देखें, ये कॉल होता है, इसको जस्ट आपको ये सबूत देने के लिए कि भाई ये कॉल होता है, एक मैसेज लिख देते, इज कॉल्ड। ये फंक्शन कॉल होगा। कब कॉल होगा? इसके ऑन चेंज पे इसको रजिस्टर करवा दें, जिस तरह ऑन क्लिक पे रजिस्टर करवाते थे बटन के, इनपुट के क्लिक पे नहीं, ऑन चेंज पे रजिस्टर करवा दें। जब इसमें चेंज आएगी, कोई चेंज से क्या मुराद है? यूजर क्लिक करके कुछ टाइप करता है, कोई बैक स्पेस करता है, रिमूव करता है, तो ये नहीं चेंज होना वैल्यू, क्योंकि ये तो रैक के साथ है, लेकिन वो ये फंक्शन कॉल कर दिया करेगा। यहां पे देखें इससे क्या फायदा होगा। मैं यहां पे आता हूं इंस्पेक्ट में और कंसोल को मैं शो कर लेता। कंसोल पहले ही बेचारा बहुत वार्निंग दे दे के बुरा हाल उसका वो है। ठीक है जी, क्या वार्निंग है? रिफ्रेश करते हैं, शायद पहले वाली वार्निंग से। यहां पे आप क्लिक करते हैं, लिखते हैं डी, तो ये देखें हैंडल चेंज इज कॉल्ड, यानी डी मैंने लिखा है, टाइप किया है, इस पे क्लिक करके उसने ये फंक्शन कॉल कर दिया। लेकिन यहां क्यों नहीं लिखा आया? इसकी वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई जो मुझे नजर आ रही? क्योंकि वो तो स्टेट से हमेशा आ रही। तो यहां आप जो ही लिखते हैं डी ई एफ, जो भी टाइप करते हैं, ये देखें काउंटर बढ़ता जा रहा है, इनपुट ले रहा है। तो हमें इस फंक्शन के अंदर जो ही उसने लिखा है वो इनपुट चाहिए। तो यहां पे आपको सिस्टम एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करता है। क्या पास करता है? उस इवेंट ऑब्जेक्ट में ये कौन पास करता है? इवेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली ऑन चेंज पे रैक की लाइब्रेरी से कॉल कर ली और रैक की लाइब्रेरी यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट दे दी। अगर आप इस इवेंट ऑब्जेक्ट को भी साथ कंसोल करवाएं कि इस इवेंट में हमें रैक क्या बता रहा है, खुद सिस्टम पास करा, हमने सिर्फ नाम रजिस्टर किया। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ए, तो आप ये देखें ये इवेंट ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। और इसको अगर एक्सपेंड करें तो आपको ढेरों इंफॉर्मेशन रैक ने पास कर दी। मैंने ए प्रेस किया तो उसने मुझे बताया कि ये जो इवेंट है ये कीबोर्ड से हुआ है। जब यूजर ने ए प्रेस किया है, उसका कंट्रोल नहीं दबा हुआ था, उसका ऑल्ट की नहीं दबी हुई थी, कीबोर्ड से उसने कोई और नहीं दबाया था। इतने बजे इसने ए की प्रेस की, इसका माउस जो है उस पर क्लिक नहीं था जब इसने ए प्रेस किया। क्योंकि आप अगर लॉजिक लिखना चाहें, ए प्रेस करो तो ये लॉजिक हो, कंट्रोल प्रेस करके ए प्रेस करो तो कंट्रोल ए पे और लॉजिक हो, खाली ए पे और हो, जब माउस पे क्लिक करके ए प्रेस करें तो और हो। इस तरह की डिटेल्ड हैंडलिंग का मतलब है कि जब ए प्रेस किया गया है, सिस्टम का पूरा स्टेटस आपको पता होना चाहिए कि आपने उस पर क्या एक्शन लेना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ, लेकिन एक्चुअल जो कैरेक्टर मैंने टाइप किया वो कहाँ पे है? इस इवेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है टारगेट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक वैल्यू है जिसमें ये पड़ा, ये देखें टारगेट इनपुट, और जो इसकी वैल्यू है वो यहां पे पड़ी है। ठीक है जी, क्लियर होगा? हाँ ये देख, जी जी ये देख रहे हैं ना, एक ऑब्जेक्ट है, बता रहा है चेंज इवेंट है। जी जी बेटा। सर ये जो हमने फंक्शन बनाया सर ये हैंडलिंग का जी सर, इसमें जो सर इवेंट्स हैं, अगर वो सर हम यूज स्टेट को दे दो पास कर दे सर, जो भी सर इवेंट है, ये जो इवेंट है सर हम ये यूज स्टेट में सर अगर लगा दें। देखें आप जो है वो बात को बगैर ही आज सोचे समझे आपने कह दिया है कि स्टेट का मतलब डाटा सेव करना है, ना कि कोई लॉजिक है। हर एक का रोल है ना, यानी स्टेट है क्या? स्टेट का मतलब सिर्फ डेटा है कि इस वक्त वैल्यू डेटा, नॉट द लॉजिक। और स्टेट वेरिएबल होता है, वेरिएबल जो ये वैल्यू मेंटेन करेगा, सेव करेगा मेमोरी में, उसका रेफरेंस रखेगा, या प्रिमिटिव है जो भी, सो वो वैल्यू कहाँ शो होगी, इस तरह होगी। इसका कोई तुक नहीं सर मेरे सर कहने का मतलब ये था कि जो भी सर इवेंट अकर हो रहा है ना
सर उसकी जो वैल्यू आ रही है लॉजिक चलने के बाद सर वो उसमें पास कर दी। हाँ एक ये जो कर ऐसा फंक्शन तो ये ना कहो पास करें, कहो स्टेट अपडेट करने की लॉजिक यहां लिखनी पड़ेगी, स्टेट अपडेट की जाती है। बिल्कुल ठीक है, उस लिहाज से आप अगर सोच रहे हैं। अच्छा अब हमने क्या करना जी है, सर जी सर जी। अब इवेंट की बजाय आप यहां पे लिखें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इवेंट के अंदर हमने अभी कंसोल में देखा कि टारगेट ऑब्जेक्ट रिएक्ट रख के उसमें वैल्यू रख के देता है। आप देखें जरा, मैं इसको क्लियर कंसोल करता हूं, मैं यहां करके डी प्रेस करता हूं, ई प्रेस करता हूं, एफ प्रेस करता हूं, जो भी मैं प्रेस कर रहा हूं ना वो वैल्यू असल में मुझे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में अवेलेबल होती है। दोबारा से देखें, यानी एबीसी पहले ही था, मैंने क्लिक किया और डी किया प्रेस, तो क्या वैल्यू बन गई, एबीसी पहले ही था, डी लिखा, डी आगे टाइप किया, लेकिन वो वैल्यू यहां क्यों नहीं आई, कि वो वैल्यू तो यहां मुझे मिली लेकिन वो मैंने स्टेट को अपडेट नहीं किया। मैं यहां से स्टेट को अपडेट करूंगा तो ये होगी। सो इन शॉर्ट अब स्टेट को अपडेट करना हम पहले ही जान चुके हैं, तो हमने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया लेट वी फॉर वैल्यू, कि यूजर ने इस वक्त क्या वैल्यू इनपुट की है, तो सेट यूजर नेम स्टेट को अपडेट करने के लिए हमने ये वैल्यू पास कर दी। तो जो ही ये इवेंट जनरेट होता है सिस्टम हमें इवेंट ऑब्जेक्ट देता है, उसमें से हम वैल्यू निकालते हैं और जो वैल्यू उसने इनपुट दी है वो स्टेट को अपडेट करते हैं। जब स्टेट अपडेट होगी तो ये वैल्यू भी अपडेट होगी। तो इस तरह ये दोनों आपस में सिंक रहेंगे। जो वैल्यू टाइप है वो सीधी यहाँ स्टेट में ही जा रही है और जब स्टेट चेंज हो रही है तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। अब आप देखें यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ही बदल जाएगी। आप इसके आगे डी प्रेस करें, ई प्रेस करें, एफ करें, ये देखें जो भी स्टेट इसकी मैं दे रहा हूं या मैं बैक स्पेस कर रहा हूं, जो भी मैं इनपुट कर रहा हूं तो वो स्टेट में जा रही है और ऑन चेंज पे इमीडिएटली स्टेट अपडेट होती है और स्टेट अपडेट होती है तो ये इसमें इनपुट। तो ये एक टिपिकल फ्लो है जो हम फॉलो करते हैं जब आप कोड लिख रहे होते हैं। इसको आप शॉर्टर भी कर सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा फास्ट पेस में चलाते हैं। आई होप कि बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बहुत स्लो समझा दिया जी। इसको शॉर्ट कर सकते हैं इवन डॉट टारगेट वैल्यू, यहाँ भी रख सकते हैं, यू डोंट नीड दिस लाइन, राइट। और सिंगल लाइनर बना लें, अगर एक ही लाइन है तो यहाँ पे शॉर्ट कर लें सिंगल लाइनर। ये इस इनफैक्ट सिंगल लाइनर जो भी आप इनपुट कर रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है, और अगर सिंगल लाइनर ही है तो इसको उठा के कट करके आप ऑन चेंज में यहाँ भी लिख सकते हैं। सो यू डोंट नीड दिस फंक्शन, इन लाइन बना लें, ठीक है जी। सो हियर इज अ टिपिकल फ्लो। अब टिपिकल फ्लो क्या है, यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, ए बी से इनिशियली यूज़र को एम्प्टी का छोड़ दें, वो यूज़र नेम अपना एंटर करे, ठीक है जी। इनपुट करें जी यूज़र नेम, तो यूज़र नेम इनपुट करेगा, एम्प्टी है, यहाँ पे वो लिखता है जी अली अहमद, तो जो वो लिख रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके। ये आपके पास मिनिमम 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़रूरी हैं, जो पॉइंट है। यू नीड टू टाइप द इनपुट टाइप, ताकि वो यहाँ पे अगर इनपुट टाइप नंबर कर देंगे नंबर, तो यहाँ पे वो इसी तरह न्यूमेरिक इनपुट के लिए HTML का स्ट्रक्चर है बना देगा आपको, ठीक है जी। इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल कर देंगे तो वो आपको यहाँ पे एक अच्छा फाइल के लिए फाइल चूज़र दे देगा कि आप फाइल चूज़ कर लें कि ये फाइल है, ठीक है जी। तो इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप सिंपलेस्ट क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है, ईमेल है। तो इनपुट सिर्फ एक इनपुट के टैग से ही इनपुट टाइप, अगर आप करें HTML में इनपुट टाइप, तो इनपुट के टैग से ही आप देखें कितना कुछ आप बना सकते हैं अमेजिंगली। यू कैन टेक द इनपुट ऑफ अ डेट टाइम चूजर, कलर की इनपुट, कलर बॉक्स, कलर का चूजर आ जाए, चेक बॉक्स, बटन, डेट, रेडियो, ईमेल, फाइल, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड एंड सो ऑन, लॉट ऑफ थिंग्स। 3-4 हैं फॉर्म, पूरे 3-4 टैग इनपुट है और रेडियो, चेक बॉक्स, ये सारे इसी में आ जाते हैं। सर टाइप बताना है,
ठीक है जी, इनपुट टाइप है और आपके पास सिलेक्ट है ड्रॉप डाउन के लिए। दूसरा क्या है, सिलेक्ट कंपोनेंट है, जो HTML का बड़ा थोड़ी सी टैग्स हैं जो फॉर्म से रिलेटेड हैं। दूसरा ये सिलेक्ट और ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप जो है ये ड्रॉप डाउन वगैरह देते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट है, इनपुट है जो कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया है तीसरा ले लें, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर होगी बात? तो इसलिए इनपुट का जो भी रूल देख रहे हो सबके लिए ही है। बाकी इसने अपने जो है वो सारे इस पे स्टाइलिंग वगैरह लगा दी है। अब यहाँ पे मिनिमम जब भी आपने इनपुट लेनी है तो उसकी टाइप देनी है, जो मिनिमम एट्रीब्यूट सेट करनी है, उसकी वैल्यू कहाँ से देनी, स्टेट वेरिएबल से। ऐसे फॉर्म को कहते हैं कंट्रोल्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? कंट्रोल, जिसकी स्टेट जो स्टेट से कंट्रोल होता है। एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म भी है, वो कैटेगरी बाद में। इस तरह ऑन चेंज, ये इवेंट देना है कि जब इसमें इनपुट आए। कंट्रोल्ड फॉर्म में ऑन चेंज इवेंट आपको देना पड़ता है। एक और भी तरीका है जिसमें ये इवेंट देना नहीं पड़ता, उसको अनकंट्रोल्ड फॉर्म के। और बाकी जो है वो और इसमें कोई नई चीज़ नहीं। अच्छा, जिस तरह इनपुट का वर्ड मैं हटा देता हूँ, यहाँ से यूज़र नेम है, इसी तरह मैंने यहाँ पे लिया और मैंने पासवर्ड भी इनपुट ले लिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट रखने के बजाय इनपुट टाइप पासवर्ड रखेंगे तो वो स्टैटिक आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब इसकी इनपुट के लिए मैंने यूज़र नेम लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, पासवर्ड। इसके लिए अलहदा जितने आपकी इनपुट है, हर इनपुट अलग अलग ऑब्वियसली वेरिएबल में सेव होगी। एक वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू सेव होनी, ज़्यादा तो नहीं होनी। एक वेरिएबल है ना, तो उसमें एक ही वैल्यू सेव होगी। और ये ज़्यादा मैं अभी स्टाइल ये वाला ले लेता हूँ जिसमें इनलाइन फंक्शन की बजाय अलहदा लिखा हो, मेरे लिए डिस्कस करना आसान है जी। हैंडल चेंज, और मैं यहाँ पे अब चेंज बड़ा न्यूट्रल है, ऑन चेंज यूज़र नेम। ठीक है जी, इसको कह देते हैं ऑन चेंज क्या नाम रखते हैं जी, किसके चेंज होने पे ये कॉल होगा, सॉरी किसके चेंज होने पे कॉल होगा, यूज़र नेम पे। और यूज़र नेम को सेट करेगा। इसी तरह आपने ले लिया ऑन चेंज पासवर्ड, इसमें भी पासवर्ड की नई वैल्यू आ जाएगी। सेट यूज़र नेम की बजाय क्या आ जाएगा, सेट पासवर्ड। मतलब आप एक जैसी टिपिकल सा फ्लो, एक चीज़ आप समझ जाएंगे, इनपुट में उसी तरह रटी रटाई आती जाएंगी। वैल्यू नेम, इसकी वैल्यू इस वेरिएबल के साथ अटैच होगी। ऑन चेंज पे इसका जी सर अगर स्टेट एम्प्टी है तो फिर वैल्यू देने की जरूरत तो नहीं है हमें। अगर स्टेट एम्प्टी है तो स्टेट अगर एम्प्टी है तो वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बंदा बोल रहा है इसके एक लगानी चाहिए, लेकिन ये बंदा मेरे से दूर है, अच्छा डेवलपर है, इसलिए इसको हम नहीं लगा रहे इसके कानों पे, नहीं तो एक लगा देते। क्यों भाई, कौन है ये, शरोज तो नहीं, कौन है? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। शरोज नहीं, कौन है जी, नुमान है। बेटा एम्प्टी स्टेट तो है मेरे बच्चे, लेकिन बाद में जैसे ही टाइप करेंगे तो एम्प्टी के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा ना, तो ये बाद में तो वैल्यू नहीं देंगे, ये कट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू के साथ अटैच कर दिया, एम्प्टी है तो एम्प्टी होगी, जब चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगी। तो वो ये नहीं कह रहा कि इनिशियली एम्प्टी होगी, लेकिन उसके बाद जो ही चेंज होगी तो ये एम्प्टी नहीं रहेगी, तो ये भी एम्प्टी नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ऑन चेंज ठीक हो गया सर। ये सर इनपुट के साथ सर कनेक्ट हो गया सर स्टेट ऑफ। जी बिल्कुल ऐसे। अब इसमें योर यूज़र, अच्छा इसमें हम अगर ये कर लें जी, फ़िलहाल हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर मैं आगे लिख लेता हूँ पासवर्ड। ले जी, पासवर्ड लिख दिया, इनपुट टाइप पासवर्ड, वैल्यू पासवर्ड, ऑन चेंज पे पासवर्ड, यानी बिल्कुल मक्खी पे मक्खी मारी आपने। ये देखें
जिस तरह की ये इनपुट थी वैसे ये लिखे, सिर्फ नाम बदल दिए। जिस तरह का ये फंक्शन था ऐसे ही बनाया, सिर्फ चेंज कर दिया। जिस तरह से ये वेरिएबल था ऐसे ही बनाया। जहाँ पे एक जैसी चीज़ें आ रही वहाँ आप सोचते हैं ज़रा बेहतर कोड कैसे लिखें, रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे बनाएं। फ़र्क सिर्फ ये आया। और यहाँ पे वेरिएबल पहले देखते हैं जिसको हम ये यूज़र ने पासवर्ड कॉमा सेपरेटेड लिख रहे हैं। हियर वी आर। इसको मैंने कट किया और ये क्यों नहीं चल रहा जी? इवेंट में डाला इधर यूजर नेम की जगह, यूज़र नेम की जगह पे इधर है नीचे ऑन चेंज पे लाइन नंबर बताएंगे मुझे। 1920 सर फंक्शन कॉल किए हुए इधर सर ऑन चेंज के ऊपर जी इवेंट जो है ना ऑन चेंज पासवर्ड लिखना इसको करते हैं कॉपी। बिल्कुल ठीक है जी। इवेंट हमने रजिस्टर नहीं करवाया। ये आखिरी जिसने वर्ड कहा है ना, ये मुझे समझ आई है कि ज़्यादा उसने टेक्निकल तरीके से बताया कि रजिस्टर, दिस व्हाट वी कॉल रजिस्टरिंग एन इवेंट। कॉल करना तो नहीं, कॉल तो हम करते ही नहीं, ठीक है जी। आप कॉल देख रहे हैं तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कॉल तो मैंने कहीं ना किया है ना करना है। रजिस्टर करना ठीक हो गया जी। बहरहाल इसको रीलोड करते हैं। सो जी क्या लिखा आ रहा है जी? इसको ले जाएं यहाँ पे, इसको भी कट कर दें, ठीक है जी। कॉमा खाली लिखा आ रहा है, कॉमे से पहले भी एम्प्टी है और बाद में कंडीशनल वगैरह लगा सकते हैं। मेनली इनपुट लेना। यहाँ पे आप लिखते हैं यूज़र नेम है जी, लेट्स सपोज NXB, पासवर्ड है 1 2 3 4 5। तो ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। पासवर्ड जो ही चेंज करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे भी यूज़र नेम चेंज करेंगे। अच्छा, अब पहले ये इनपुट लेने का थोड़ा सा बेहतर और कॉम्पैक्ट स्टाइल क्या हो सकता है बताएं। इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज पहले करते हैं, बाद में देखते हैं मैचिंग शैचिंग क्या करनी है। हाँ जी, ये हमें एक जैसा लग रहा है। आमतौर पर इफ़ यू हैव अ लार्ज फॉर्म तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बजाय दे ऑल आर रिलेटेड टू वन ऑब्जेक्ट। तो एज एन ऑब्जेक्ट आप पहले इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, फिर इसको एज एन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में इनपुट कैसे लेनी है? अभी मैंने प्रिमिटिव्स में इनपुट ली है डायरेक्ट। क्या ये दोनों में देखें कितनी सिमिलर लॉजिक है। क्या मैं ऑन चेंज हैंडल एक फंक्शन बना सकता हूं, ये दोनों का काम कर दे? क्यों भाई? हैंडल चेंज मैं कहूं, इसी को मैं रजिस्टर करवा दूं दोनों में, और फर्क तो इतना ही है ना, वैल्यू तो दोनों की इसी में ही आनी है। सेट यूजर नेम, सेट पासवर्ड, इसको इफ एल्स में कर दूं। अगर यूजर नेम से चेंज आ रही है तो सेट यूजर नेम कर दूं, उसी तरह वैल्यू लूं सेट यूजर नेम। अगर पासवर्ड से आ रही है तो उसी तरह वैल्यू लूं सेट पासवर्ड कर दूं। मैं इस लाइन के एक फर्क को यहां पे ले जाता हूं और इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये मेरा, क्योंकि फॉर्म में तो आमतौर पर 50-60 फील्ड्स हैं, 50-60 सिर्फ बेसिक इनपुट की फंक्शन बनाए हो आप। एक फंक्शन से भी 50 इनपुट्स कंट्रोल हो सकती हैं। कैसे जी? यहाँ पे इफ एल्स लगा दे। कैसे करेंगे जी? यहाँ पे जो इनपुट आ रही है, इफ यूजर नेम से इनपुट है तो ये करो। क्या ख्याल है? इस तरह के करना चाह रहे हैं? लेट्स मेक इट लाइक अ चैट GPT। अदरवाइज इस तरह से करो, ठीक है जी। तो वैल्यू हमेशा इसी तरह से लो। यूजर नेम है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि इनपुट किसने जनरेट की? अगर मैं ये दोनों को एक के साथ रजिस्टर करवा दूं, चाहे इस पे चेंज आए चाहे इस पे चेंज आए, दोनों सूरतों में यही कॉल करना। मुझे पता है इसमें चेंज आएगी तो इसकी वैल्यू मुझे event.target.value में मिल जाएगी, इसमें टाइप किया होगा तो इसकी वैल्यू event.target.value में मिल जाएगी। ये कंसिस्टेंट। तो यहां से डिफरेंशिएट कैसे होगा? डिफरेंशिएट कैसे होगा? फिलहाल आप देखें यहां पे अगर आप आते हैं तो आप इसमें चाहे इनपुट दें, अभी तो आप इनपुट टाइप कर रहे हैं तो यहां पे कंसोल करवा लें में वैल्यू।
सो दैट यू कैन सी समथिंग इन एटलीस्ट कंसोल। इनपुट दे रहे हैं, इसमें चेंज आ रहा है, पासवर्ड में कर रहे हैं फिर भी चेंज आ रहा है, इसमें कर रहे हैं ABC वगैरह तो इसमें कर रहे हैं 1 2 3 तो दोनों में किसी में भी करते हैं तो सेम ही फंक्शन कॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, अब उसके लिए क्लास एक और एट्रीब्यूट है नेम प्रॉपर्टी को यूज़ कर कि नेम में मैंने कह दिया कि यूज़र नेम है, वैसे UN भी रख सकते हैं लेकिन आमतौर पर स्टेट वेरिएबल के नाम से ही नेम रख लिया और नेम इसका पासवर्ड है, ज़रूरी नहीं वही रखें, PW रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नेम भी ले लेता हूँ ताकि नेम पे फैल लगाऊँ, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है, जिस तरह वहाँ नेम भी अवेलेबल है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो आपको टारगेट ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगी, नेम वैल्यू टाइप ये सारी। तो अब मैं यहाँ पे किस पे रूल लगा लेता हूँ, n पे। अगर n इज इक्वल टू ये जो मैंने नाम रखा है यूजर नेम की इक्वल है, अगर ये जिसने इवेंट जनरेट किया है वो यूजर नेम है तो ये वैल्यू और नेम, तो फिर आप क्या करें जी, अब यहां से हम इजीली लिख सकते हैं, अगर तो जो n है नेम ये यूजर नेम है तो यूजर नेम को सेट करो, अदरवाइज दो ही हैं पासवर्ड को, वरना यहां भी फ्लक्स। तो अब एक ही फंक्शन एक ही आपको बनाना पड़ा, दोनों पे वही रजिस्टर करवा दिया, वो या इसकी स्टेट अपडेट करता है या इसकी स्टेट अपडेट करता है इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से लेकर बेस्ड ऑन द नेम कि किस नेम का कंपोनेंट है जिसने ये जनरेट किया है। ओके, सो यहाँ पे आ जाए, मैं लिखता हूं यहाँ पे ABC और यहाँ पे देखें दोनों चेंज हो रहे हैं, ये देखें क्या है जी डिफरेंस, क्या कंडीशन में यूजर नेम नेम एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी कर लें, ये स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है जी, यूजर नेम, क्योंकि वो किसी से भी मैच इस ये मैच नहीं करता तो कंडीशन क्या हो जाती है, तो हमेशा ही वो पासवर्ड को अपडेट कर, ठीक है, नेम तो उस नाम से, ठीक है, मेक श्योर कि आपने, थैंक्स फॉर द कैच। अब यहाँ पे आप कर लें जी जो भी आप लिखेंगे @gmail और पासवर्ड आपने लिख दिया जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो अब आपने एटलीस्ट इतनी तरक्की कर ली कि आपने हर एक की अलग अलग फंक्शन बनाने की बजाय एक ही फंक्शन में कर लिया, लेकिन स्टिल इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कि ये काफ़ी जो है वो लाइन छोटी सी है लेकिन ये काफ़ी टॉल हो गया। लेट्स मेक इट मोर कॉम्पैक्ट। वैसे ये भी सिंगल लाइनर ही है, सिंगल लाइनर कैसे बनाएंगे? ओके, इफ वी वांट टू मेक अ सिंगल लाइनर हाउ कैन वी, क्या बना सकते हैं एक ही लाइन पे ब्लॉग ये खत्म कर दें, सिंगल लाइनर बन जाए? यस सर, बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे 1v1 करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऑप्टिमाइज करते जाते हैं और एक सिंगल लाइनर बनाते हैं। इसमें हम कर सकते हैं बिल्कुल टर्नरी ऑपरेटर से। अगर तो n ये है तो भाई फिर आप सॉरी सेट नेम करो, अदरवाइज जो है वो ये करो, ये यहाँ तक तो ये आ गया, ठीक है जी। एंड वाई दिस n, वो आप इसको उठाएं नेम को, और क्यों इतने टेम्परेरी वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है जी, यू डोंट नीड दिस। नाउ वी हैव दिस, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपके पास इनपुट में आ रहा है, जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो आपके पास, ठीक है जी। सो दो लाइन एक लाइन में कैसे आ सकता है, हमने एक लाइन पे कैसे आ सकता है, आ सकता है? यस सर, आ सकता है। कैसे? सर वैल्यू को उठा के, वो जो टारगेट वैल्यू है, हाँ हाँ, एक मिनट, उठा के ये v की जगह रख देंगे, v को ये जो मैंने वेरिएबल बनाया इसको खत्म कर देंगे।
इसको v वेरिएबल को ख़त्म करके ये 2 दफ़ा इसको रिपीट कर दें, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट स्टिल वी कैन, ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। इससे तो पहला कोड बेहतर था, बट एट लीस्ट ये सिंगल लाइनर बन गया। अब आप इसको एट लीस्ट द जॉब इज़ डन, और इसको उठा के यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन 2 दफ़ा लिखने से बेटर कि एक ही मेमोरी रेफरेंस में 2 कैरेक्टर। ठीक है जी, लेकिन शॉर्ट कॉम्पैक्ट करने का मकसद कोड की रीडेबिलिटी को इतना ख़राब तो नहीं कर देना ना, क्या ख्याल है? तो इससे वही बेहतर है भाई कि ऐसे रख दें हम, कैसे, इस तरह से, इस बेटर। ठीक है जी। एक्चुअली व्हाट यू नीड टू डू इज़, अब एक तरीका मैं और आखिरी कराऊंगा, फिर मैं इसको एंड करूंगा, और ये इसको लेते हैं जो रॉ है, बल्कि इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, लुक एट द फाइनल वर्जन। अच्छा जी, चले इसे निकाल देते हैं। ये जी फाइनल वर्जन देख लें, तो फिर हम इस सेशन को करें। अगर आपके पास एक लार्ज जो है वो है फॉर्म, फॉर एग्जांपल आप कोई भी वैलिडेशन के लिहाज से देखें, यू हैव सम लार्ज फॉर्म हैविंग मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है जी, ये भी अभी बहुत छोटा सा है। कौन सा फॉर्म है जो ज़िंदगी में आपने सबसे लंबा फॉर्म भरा होगा कभी? एडमिशन फॉर्म, फाइवर में प्रोफाइल बनाते वक्त फॉर्म, rosie.pk पे क्रिएट करते वक्त, मे बी जो है वो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते वक्त। फॉर्म्स में लॉट ऑफ वैल्यूज यू नॉर्मली हैव। ऑर्गेनाइजेशन चाह रही मैक्सिमम डेटा अपने क्लाइंट्स का उनके पास आए, और फॉर्म में डाइवर्सिफाइड नेचर का डेटा है, टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, ड्रॉप डाउन भी हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर रहे हैं, पिक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? So we need some better way, otherwise it's going to be a very long code, वरना बहुत लेंथी कोड बन जाएगा। हर एक इंडिविजुअल के लिए हर एक अलहदा वेरिएबल, तो कोई 50 वेरिएबल यहाँ पे बन जाए, कोई 100 फंक्शन, तो सिर्फ 50 उनकी इनपुट के लिए हो, बाकी फंक्शन जो लॉजिक के हैं वो अलहदा हो। तो ये काफ़ी गंभीर सी सूरत हाल बन जाएगी। और जब उसको अपलोड करना है, तो अपलोड एक वेरिएबल भी नहीं होता, बल्कि एज एन ऑब्जेक्ट होता है अपलोड। जब भी नॉर्मली आपने कोई डेटाबेस में कोई टेबल ही बनाया होगा ना जिसमें जाना है, हर एक वेरिएबल अलग अलग तो नहीं सेव होना। तो इस मोर बेटर कि आप इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दें। तो लेट्स से मैं यूज़र और सेट यूज़र, मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यूज़र ऑब्जेक्ट, जिसमें 2 फील्ड्स हैं, यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम जो कि एम्प्टी है, और पासवर्ड है, रिपीट पासवर्ड एंड सो ऑन। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर भी बन गया जिससे बेहतर मैं इसको मैनेज कर सकूँ। Instead of taking as a independent, isolated and unrelated data, that is against the software engineering principle. When the data is related, you should put it in some one object. ठीक है जी। मे बी मल्टीपल चीज़ों की इनपुट लेनी है, एक में फॉर्म का लेना है, एक में इंटरेस्ट का लेना है, एक में मैंने उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यू स्ट्रक्चर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन टुगेदर, दिस मोर लॉजिकल। और हर कंपोनेंट में भी फिर डिवाइड कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की इनपुट आ गई, इस कंपोनेंट पे फलां आ गई। तो यू कैन लॉजिकली डिवाइड योर वर्क एज वेल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बजाय लेट्स टेक इट एज वन ऑब्जेक्ट। अगर मैं एज वन ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, तो अब आपने नीचे बताना क्या क्या चेंज करेंगे। पहले इसको छोड़ दें, पहले इस पे आए यूआई पे। यूआई में तो क्योंकि बहुत थोड़ी चेंज है। यूआई में इनपुट टाइप टेक्स्ट, यस, नेम, यूजर नेम, इस प्रॉपर्टी की बेस पर रख लें, ठीक है। वैल्यू क्या होगी? यूजर डॉट यूजर नेम, राइट, यूजर
डॉट यूजर नेम, यहां पे क्या होगी यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड, और हैंडल चेंज दोनों पे आपने कह दिया, और यहाँ पे भी प्रिंट कर रहे हैं तो यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही मैं कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग में चाहिए होता है ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, 100 भी फील्ड्स हैं, मैं सारी यहाँ पे एज अ टेक्स्ट प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स टेक इट एज पैराग्राफ, कि जितने भी फील्ड्स हैं मुझे इंडिविजुअल रेफर करने के लिए यूजर इंफॉर्मेशन। सो आई हैव हियर, यहाँ पे जो है वो इसको अब चेंज करना है जी आपने। इस पे क्लिक होगा तो इवेंट ऑब्जेक्ट होगा, इवेंट में आपके पास वैल्यू आएगी जो उसने टाइप की है, नेम होगा वो इसी तरह से है, इसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम यूजर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अभी लेट्स टेक इट इन अ लॉन्ग फॉर्म, डोंट ट्राई टू शॉर्ट इट, बाद में शॉर्ट करते हैं। ठीक है जी, लेट्स टेक इट एज अ लॉन्ग नेम, यू हैव यूजर, यू हैव नेम, अगर नेम यूजर नेम है तो अब आपने जो अपडेट करना है वो डायरेक्ट वेरिएबल नहीं है, वो यूजर की एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट अपडेट करना है। स्टेट अपडेट पे सिर्फ आपको लॉजिक लिखनी पड़ेगी, बाकी सीधा सीधा सी, ये इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी वही है, इसमें भी कोई खास चेंज नहीं है, इनको एक ऑब्जेक्ट में करते हैं। The thing that you need to learn is in both cases you have to call the same function, set user. Set user. In both cases you have to call the same function, that is set user. अब अलग अलग नहीं है यूजर भी। In both cases you are calling the same, you have only one setter function. तो यहां पे क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, यूजर नेम, खुदा का खौफ करो यार, यूजर नेम कहां से आ गया बताओ मुझे, हर सर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक मिनट ना, ये जो बंदे के दिमाग में ये जो आ रहा है, पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। ओ भाई ये कहाँ से वेरिएबल आ गए यूजर नेम पासवर्ड, क्या इनका स्कोप है या ये डायरेक्ट आउटसाइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कैसे ये आपने इसको बोल दिया, बताएं। कह रहा भी these are not defined, obviously he is right, they are not defined. Updating the state of an array, अपडेटिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हालांकि ये बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसमें दो सीधी सीधी प्रिमिटिव्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अरेज नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सीधी सीधी दो डायरेक्ट प्रिमिटिव वैल्यूज पड़ी हैं। मैं आपको बता रहा हूं बार बार, देखें अगर आपने रैक डेवलपर बनना है तो वही आके आप फंसते हैं कि स्टेट अपडेट नहीं करनी आती। मैं आपको पहले दिन से बताया था, the only thing that differentiates you from an HTML CSS developer is the handling of a state and props, nothing else. ये बताया था ना बार बार, सारा कुछ लिख लिया, UI बना लिया, ठीक है जैसे भी बनाना है, we can declare a state, yes we can declare event handling, लेकिन state कैसे अपडेट करें, डायनामिक साइट कैसे बनाएं कि डाटा चेंज हो तो मेरी साइट चेंज हो, डाटा चेंज हो तो सर्वर पे अपलोड हो। अगर ये डायनामिक में ही फंसेंगे तो स्टिल यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, नॉट अ रेक डेवलपर इज नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर, ये बात याद रख लें। कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं होता कि फ्रंट एंड डेवलपर, जहां पे बात है ना वहां पे HTML CSS वही डेवलपर। रेक डेवलपर के लिए स्पेशलाइज्ड अनाउंस होता है कि रेक्ट डेवलपर हो, एंगुलर डेवलपर हो, व्यू डेवलपर, ये नहीं होता फ्रंट एंड डेवलपर। अभी भी आपके साथ फ्रंट एंड डेवलपर काम करेगा जो आपको HTML CSS बना देगा, जो आपको ये दे देगा, ये जिसने बनाना है ना खूबसूरत, बेसिकली वो फ्रंट एंड डेवलपर है, जिसने ये बनाया है, जिसने ये कोड लिखना है वो फ्रंट एंड डेवलपर। ये आपको मिल जाएगा, डिजाइनर ने डिजाइन बनाया,
फ्रंट एंड डेवलपर ने उसको HTML CSS में प्रोड्यूस कर दिया। अब आपको कहेगा इसमें जान डालो, एफिशिएंट रेंडरिंग लेके आओ, स्टेट लेके आओ, प्रॉप्स लेके आओ, यहां पे आपका रोल होगा। या आप लोग अगर आप समझे ये आप डेवलपर हैं फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड अक्सर आते हैं यहाँ भी जॉब में फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है, वो फ्रंट एंड डेवलपर नहीं, वो सिंपल HTML CSS सेट करनी उन्हें आती है, दे आर गुड एट। और ये सबसे लोएस्ट पेइंग जॉब है, को 5-10 हज़ार दे के जिससे मर्जी HTML CSS सेट करवा लें, बड़ी से बड़ी साइट की। जहां पे यू नीड अ रियल साइंटिस्ट, अ लॉजिकल पर्सन, वेयर यू नीड अ रियल साइंटिस्ट, वो ये काम है, उसको स्टेट एंड प्रॉप्स में मैनेज करके सर्वर के साथ API इंटीग्रेट करके दे। अगर ये लाइनें ही, इतनी ही लाइन आपने नहीं सीखी कोर्स में, तो ये ऊपर नीचे जो सीखा है वो उसको रद्दी है, वो कुछ भी नहीं। अपना रोल समझे, दिस इज नॉट अ मन स्टैक डेवलपर, ये काम थोड़ी मन स्टैक डेवलपर। मैं तो एक भी नहीं दफा बताया ये स्टाइल क्या, मैं तो इसको डिस्कस ही नहीं कर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बहुत सी आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की आउटलाइन देखेंगे, 3 महीने वो इसी पे लगाते हैं और कहते हैं जी मन स्टैक डेवलपर। दैट इज टोटली फॉल्स, दे आर प्रोड्यूसिंग फ्रंट एंड डेवलपर। और मैंने कोर्स में कैटेगोरिकली लिखता हूं कि फ्रंट एंड डेवलपर इसका प्री रेक्विजिट है। पहले HTML CSS फ्रंट एंड सीखा है, क्योंकि इसमें हमने मन स्टैक पे काम करना, हमने डिजाइन की बात नहीं करनी, हमने लॉजिक की बात करनी है। अगर सही है तो टिक आए, वरना ना आए, कितना खूबसूरत टिक आए, कितना मार्जिन स्पेसिंग हो, ये फ्रंट एंड डेवलपर को पे छोड़ दें। आप अपना रोल एज अ रिएक्ट डेवलपर देखें, वरना ये चीज नहीं थोड़ी रिएक्ट ने दी है, तो ये तो रिएक्ट से पहले भी थी। मुझे बताएं इसमें रिएक्ट का क्या कमाल है, ये तो रिएक्ट से पहले भी है। और ये आप PHP, Laravel, .NET किसी में भी कर रहे हैं, यही इसी तरह से ही HTML CSS आपको सेट चाहिए। जो चीज फर्क है, जो आपको, जिसके बाद आप अपने आप को मन स्टैक डेवलपर कह सकते हैं ना, वो है जहां पे आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब क्या करें। वो एक लाइन लिखने का हुनर जो आपने सीखना है ना, असल में वो है आपका स्किल। ऊपर नीचे लेबर है, मेहनत है, इतना टाइप करना पड़ता है, लेबोरियस टास्क है, मेहनत मजदूरी है। हियर लाइज योर इंटेलिजेंस। बहुत थोड़ा आप लिखेंगे, लेकिन वही असल में उस साइट में जान डालेगा, वही उसको इस काबिल बनाएगा कि सारी दुनिया भी लॉगिन हो जाए, सर्वर पे रिस्पॉन्सिव रहेगा। यानी अगर रिएक्ट फ्रंट एंड की लाइब्रेरी हो, तो रिएक्ट में तो एक भी टैग नहीं है, कोई है टैग UI बनाने का? यानी रिएक्ट UI की ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें UI बनाने का, उस पर स्टाइल करने का एक भी टैग नहीं। अक्सर लोग कहते हैं अच्छा फिर रिएक्ट तो कहते हैं UI की लाइब्रेरी, यूजर इंटरफेस की है ना। यूजर इंटरफेस HTML से बनना है, स्ट्रक्चर उसका सारा, स्टाइलिंग CSS से होनी है। फिर वो समझ नहीं पाते अच्छा रिएक्ट किस चीज फिर क्या करेगी, अगर UI अभी भी उससे ही बनना है। वो समझ रहे थे रिएक्ट को टैग देगी जिससे जरा खूबसूरत वेबसाइट बन जाएगी। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट साइंटिफिक। रिएक्ट डेवलपर के तौर पर, मन स्टैक डेवलपर के तौर पर अपना ज्यादा टाइम इस पे लगाएं, हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स एंड स्टेट मैनेजमेंट के एडवांस टेक्निक्स सीखें, एंड लेट्स फोकस ऑन दीज थिंग्स, लेट्स फोकस ऑन दिस व्हाट द स्टाइल। ये होना बुरी बात नहीं है। फिर आप दो रोल सीख रहे हैं इकट्ठे, आप फ्रंट एंड डेवलपर भी बन रहे हैं और मन स्टैक डेवलपर भी बन रहे हैं। फिर कोर्स आउटलाइन में भी इसका बहुत सा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। मैं तो 100% सिर्फ मन स्टैक पे फोकस्ड होता हूं, मैं इस पे फोकस्ड ही नहीं होता फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं समझता हूं मेरा कोर्स मन स्टैक डेवलपमेंट का, तो मन स्टैक पे ही फोकस। पहले दिन से जावास्क्रिप्ट, ES6, रिएक्ट, स्टेट, प्रॉप्स। हाँ जी, यू शुड लर्न योरसेल्फ, ये किस तरह क्लास, ये क्लास किस लिए फॉर्मुलेबल की। I always focus on what the course should be.
बताएं जी ज़रा जल्दी से। और बहुत से बंदे आप में से पढ़ रहे हो 4-4 साल से फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, फिर वो क्यों कोर्स मेरे पास करने हैं? वो खुद 3-4 साल सर, से उस फ्रंट जग- जी सर ऑब्जेक्ट बना के उसको करेंगे। सर ऑब्जेक्ट सर नहीं, देखें मेरा जो कंसर्न है ना, देखें वो ये है कि आप जितना स्मूथ और आसानी से ये सारा बताते रहते हैं, यहाँ आके ठुस हो जाते हैं अक्सर बंदे। मैं उनका ज़मीर जगा रहा हूँ कि वो कहाँ पे मेहनत करें। नहीं, मेरा जो कंसर्न है वो तो ठीक है, एक लाइन ही लिखनी है, मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से देखें कि आप कितने अच्छे मन स्टैक डेवलपर बन रहे हैं जब ये स्टेट प्रॉप्स को आप अच्छा हैंडल कर रहे हैं। ये आप फौरन बताते जा रहे हैं, करली ब्रेस में लिखना है, यूजर डॉट करके, ये आपका बेसिक जावास्क्रिप्ट का स्किल है कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी कैसे रेफर करनी। ये रिएक्ट का थोड़ी रूल है कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है तो यूजर डॉट करके करेंगे। और ये थोड़ा स्टाइलिंग के उसके सिंपल सा करली ब्रेस में कर दें, मैप फिल्टर वगैरह लगा दें, तो को खुदा का खौफ करें। और इसको भी थोड़ा सा जो सही मानों में अगर आप मन स्टैक डेवलपर बेटा बनना चाहते हैं तो मैक्सिमम ट्यूटोरियल भी देखें जो पढ़ें, वो स्टेट एंड प्रॉप। इसी से पूछेंगे ना रैक क्या हो गया, यार स्टेट एंड प्रॉप्स ही है कि कंपोनेंट बनाना, स्टेट मैनेज। स्टेट मुश्किल हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट एपीआई आ जाएगी, और एडवांस हो जाएगी, रिडक्स स्टोर आ जाएगा। स्टेट मैनेजमेंट ही है सर, कोई और अलग चीज थोड़ी है कि रिडक्स क्या है, आपने सुना होगा बड़ी मुश्किल लाइब्रेरी, स्टेट ही मैनेज करनी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी। यहाँ पे ऑब्वियसली देखें क्या नाम है आपका? फुरकान बेटा, ये यूजर नेम तो इसकी प्रॉपर्टी है ना, ऐसे तो रेफर नहीं होना ना, ये आप भी बता देंगे। अगर मैं आपको भी कहूँ ना, आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स पढ़ा है, देखें मैं आपको कहूँ कि लेट यूजर इज इक्वल टू इस क्या है, और मैं कहूँ कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम, तो आप फौरन कहेंगे सर ये तो अनडिफाइंड कहेगा, आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यहाँ भी तो वही गलती कर रहे हैं आप। क्या आपने ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी बनाई और डायरेक्ट इसे रेफर कर रहे हैं? हाउ कैन यू? जिस तरह यहाँ आपको समझ आ रही है ना कि ये गलत है, तो वहां भी आनी चाहिए। देखें, अब देखें जरा गौर से रूल क्या है स्टेट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट जब आप एक ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं ना, तो असल में स्टेट में न्यू ऑब्जेक्ट ही देना है। एक ऑब्जेक्ट इसको रिप्लेस कर दो एक नए ऑब्जेक्ट से। यहां पे मैंने डीप कॉपी शैलो कॉपी के लेक्चर पे बार बार आपको फोकस दिया था कि कॉपी बनानी आती है तो स्टेट मैनेजमेंट आती है। वो अभी भी आप लेक्चर खोल के सुन लें, उसमें एक ही बार में बार बार आप जब भी रिएक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी, डीप कॉपी बना के देते हैं, जिसमें जो फील्ड चेंज करनी है सिर्फ वो फील्ड करेंगे, बाकी सारी एज इट इज होंगी। तो यहां पे अगर मैंने कॉपी बनानी है इस यूजर ऑब्जेक्ट की, तो कर्ली ब्रेसेस में डॉट 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 यूजर लिखूंगा। इसमें क्या होगा, यूजर नेम पासवर्ड एज इट इज आ गया, और उसमें मैं यूजर नेम को सिर्फ ओवरराइट कर दूंगा विद दिस न्यू वैल्यू जो यहां से आई। दैट्स हाउ यू विल अपडेट। ये डॉट 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 यूजर, अगर इसमें 50 फील्ड्स भी हैं, 50 फील्ड्स भी हैं, तो बाकी सारी की सारी एज इट इज रहे। हर एक की कॉपी, डीप कॉपी बनानी, डायरेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। आप यहां ये नहीं लिख सकते यूजर डॉट यूजर नेम इज दिस। रिएक्ट आपको कहता है इसकी डीप कॉपी बना के दो, इसीलिए तो मैं बार बार जावास्क्रिप्ट पढ़ाते इस पे फोकस रखता हूं। इसीलिए तो बार बार पेंट खोल के डब्बे बना बना के आपको मैं उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि भाई डीप कॉपी, शैलो कॉपी, मेमोरी टाइप, रेफरेंस टाइप, ये कॉन्सेप्ट बड़े ही जरूरी हैं। तो डीप कॉपी बनाना कैसे बनाएंगे जिसकी कॉपी, जबकि कॉपी में सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी को ओवरराइट करना है विद दिस, तो आप कहेंगे डॉट 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 यूजर, यूजर नेम को ओवरराइट करना। तो इसी को अगर आप यहां पे ले यू विल से डॉट 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 यूजर, और इसमें किसको ओवरराइट कर दो, पासवर्ड। दैट्स हाउ यू अपडेट। यू नीड टू लर्न अगेन, गो होम, वॉच दोज लेक्चर्स, डीप कॉपी, शैलो कॉपी, मेमोरी टाइप, रेफरेंस टाइप्स।
वहां मैंने आपको कहा था कि ये एक लेक्चर जो जिसे समझ आ गया वो सबसे अच्छा रिएक्ट डेवलपर। अभी भी रिकॉर्डिंग में सारी बातें मौजूद हैं। उस वक्त आपको क्या था, सर जल्दी रिएक्ट शुरू करें, पता नहीं रिएक्ट में नई चीज आप समझने कौन सी आ जाए। वहां पे क्या होती है फरमाइश, सर जल्दी से रिएक्ट शुरू करें, हम जावास्क्रिप्ट थोड़ी सीखने हैं, हम तो रिएक्ट सीखने हैं। रिएक्ट में दिस नथिंग न्यू। अगर इन यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सीखने हैं। जावास्क्रिप्ट का अच्छा डेवलपर जो होगा वही इसमें आगे सरवाइव करेगा, और वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने उसमें पढ़ाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको, जिन पे मैंने ज्यादा फोकस रखा है, वो भी मैंने साथ साथ वीडियो में बताया। भाई ये ज्यादा है, स्टेट इम्यूटेबल है। आप असल में तो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि यूजर डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू वी, डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं कर सकते। रिएक्ट का रूल है स्टेट को डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करना। जो फील्ड चेंज होनी है उस ऑब्जेक्ट जिसको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को, उसकी डीप कॉपी बनाओ, उसमें सारी एट्रीब्यूट सेम रखो, सिर्फ उसे अपडेट करो जिसे अपडेट करना चाहते हो, बाकी एज इट इज रखनी। दैट्स वाई फिर ये नहीं, डायरेक्ट नहीं करना आपने। हालांकि कर यही रहे हैं कि यूजर डॉट यूजर नेम को इसके को रख रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चेंज किए बगैर कि मैं यूजर नेम को अपडेट कर रहा हूं तो पासवर्ड ना चेंज हो जाए, कि यूजर में इनपुट दे रहा हूं तो पासवर्ड तो नहीं चेंज होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए एज इट इज। पासवर्ड में को अपडेट कर रहा हूं तो यूजर नेम नहीं चेंज होना चाहिए, जिसमें इनपुट दी जाए वही पर्टिकुलर फील्ड ओवरराइड हो। तो अब ये आपके पास आता है कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये देखिए मैंने json.stringify में लिखा हुआ यूजर नेम, ये स्टेट है आपकी, मैंने पूरी स्टेट प्रिंट की हुई है। देखें मैं लिखता हूं ना 1, तो कहां पे जा रहा है, सिर्फ जिस मैं चेंज कर रहा हूं उसे ही चेंज कर रहा है। और यहां पे देखें मैं यूजर नेम को अपडेट कर रहा हूं तो सिर्फ डॉट 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 यूजर नेम, सिर्फ वो अपडेट होता है। समझा रही बात की? सो इस तरह से आप लोगों ने अब इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है मजीद। पहले लिखना तो सीख लें, फिर ऑप्टिमाइजेशन पे बाद में आकर इसको डेफिनेटली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इसको किस तरह ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ये 2 लाइनें वैसे ही निकाल दें। इवेंट को डायरेक्ट डीस्ट्रक्चर कर ले, इवेंट में से टारगेट ऑब्जेक्ट को, और टारगेट में से फर्दर नेम और वैल्यू को डीस्ट्रक्चर कर लें, नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग कर लें। और यहां पे एक ही लाइन लिखें, सिर्फ सिंगल लाइनर अब ये बन जाएगा। डॉट 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 यूजर नेम, अब ये यूजर नेम आएगा, ये पासवर्ड आएगा, ये तो आ गई वैल्यू। यहां पे जो नाम आएगा कंप्यूटेड प्रॉपर्टी सिंटैक्स लिखे कि जो भी नेम है उस पर्टिकुलर नेम पे वैल्यू को ओवरराइड। अब ये 1000 फील्ड्स भी हैं, एक ही फंक्शन आपका जेनेरिक बन गया। कहीं मैंने ना पासवर्ड का वर्ड यूज किया ना यूजर नेम का, कि जो फील्ड इवेंट जनरेट करती है उसका नाम, जो उसमें इनपुट आई वैल्यू उसका नाम, बाकी यूजर एज इट इज, वो मैंने डीस्ट्रक्चर ही वही किए। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सिंटैक्स ऑफ राइटिंग इन अ शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म व्हेन यू कंपेयर विद दिस। कहीं भी इसमें यूजर नेम और पासवर्ड का जिक्र नहीं। इसका मतलब है अगर यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ, सिटी नेम भी बताओ, एक लंबा फॉर्म आप कर रहे हैं, तो वो ये उसके लिए भी ठीक है, सिटी के लिए भी, कि अगर सिटी पे इनपुट है उसके लिए हो जाएगा। मैंने कहीं यूजर नेम पासवर्ड या उसकी फील्ड ही नहीं रखी। आप सिर्फ यहाँ पे बना लें कि अपना मे बी सिटी वाइज कोई सब्सक्रिप्शन आपने रखी हुई है, तो सिर्फ आपने यूआई बनानी है, सिटी टाइप सिटी के लिए कर दें जी टेक्स्ट। देखें सिर्फ यूआई आप बना रहे हैं सिटी। यहां पे एक चीज का आपने सिर्फ ख्याल रखना है कि जो नेम रखें वो आप बेस्ड ऑन योर प्रॉपर्टी रखें, क्योंकि आप यहां प्रॉपर्टी पे इंडेक्स कर रहे हैं। यूजर डॉट सिटी, अच्छा यही सारी लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज करते हैं, फिर आप उसमें सोचते हैं वो क्यों रिस्ट्रिक्शन लाइब्रेरी लगा रही है, बाकी ये भी वही है, चेंज किया। और ये यूज़र का उसी तरह स्ट्रिंगिफाई है, तो अगर आप यहाँ से देखें ये लिंक सिटी भी आ गया जो, ठीक है जी। इसको कट करें,
इसको भी कट करें, ये इनिशियल स्टेट है। मैं सिटी में इनपुट करता हूँ लाहौर, देखें जैसे मैं डायरेक्ट उस पॉकेट में जाके लिख रहा हूँ, यूज़र नेम अजमल, पासवर्ड 1234, उस ऑब्जेक्ट की जिस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड में मैं कर रहा हूँ, बाकी नहीं चेंज हो, बाकी मैं डॉट 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 मैंने की। जितना भी लेंथी फॉर्म होगा इनपुट की ही मैक्सिमम यूज होती है, ये आपका जेनेरिक फंक्शन बन गया। विद नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग एंड कंप्यूटेड प्रॉपर्टी इंडेक्स यूजिंग मॉडर्न लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट फीचर्स यू कैन राइट वेरी ब्यूटीफुल सिंटैक्स। और अगर ये इसके लिए होता फिर यहां पे की फेल्स लगाता कि एल्स इफ पासवर्ड एल्स इफ सिटी नेम, तो सेट यूजर और इसमें सिटी को ओवरराइट करता। गेटिंग द पॉइंट? तो राइटिंग गुड कोड इज एन आर्ट। जिस तरह एक आर्टिस्ट होता है ना, एक अच्छी ड्राइंग करता है, तो गुड डेवलपर इज आल्सो एन आर्टिस्ट। उसका कोड पढ़ के आप बहुत इंजॉय करते हैं। He knows they are connected to one entity. He has taken it as an object, and he properly updates state without taking so many intermediate and unnecessary variables. ठीक है, समझा रही बात की? अभी भी इसको चले, अभी मैं इसमें और रीयूजेबिलिटी पे नहीं जाता कि इसमें और इसमें फ़र्क देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये फ़र्क तो यही है, ये क्यों ना मैं एक अपना कस्टम इनपुट का कंपोनेंट बना लूँ और उसमें मैं ये सिर्फ ये डिफरेंसेस प्रॉप्स में भेज दूँ। हर एक का लेबल अलग है और ये अलग है, तो ये तो सबके लिए सेम है, जो नेम आएगा उसी पे इंडेक्स कर लूँ, तो एक दो ये बहुत ही शॉर्टर बन जाएगा। यू मेक योर कस्टम इनपुट कंपोनेंट बनाना और स्टेट मैनेज करना, दो खूबियाँ हैं जो आप में। देखो इसमें कितनी सिमिलैरिटी है। अभी मैंने स्टेट को ऑप्टिमाइज करवाया, इसको नहीं करवाया। अपना कस्टम इनपुट का कंपोनेंट बना लें कि इस इनपुट और इस इनपुट को जब मैं देखता हूं तो इसमें 90% तो सेम ही चीज मुझे बार बार लिखनी पड़ती है। प्रॉप्स के थ्रू मैं उसको लेकर, और ये हर एक के लिए ये लिखना ही है, तो ये तो बड़ा जबरदस्त क्लीन कोड होता जाएगा, बड़ा शॉर्टर होता जाएगा। इतने लेंथी फॉर्म भी आप बेहतर अंदाज में बना सकेंगे। ठीक है जी, तो ज्यादा जो फोकस है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इन लर्निंग कोर रिएक्ट फीचर्स। ठीक है, आप कह सकते हैं सर ये तो फॉर्म बड़ा सादा सा आपने बना दिया। ठीक है जी, इसमें कुछ भी नहीं है, रंग तो भरे ही नहीं। ठीक है ना, अगर मैं ये रंग भरने जाऊंगा तो और मुश्किल हो जाएगा। मुझे इन्हें भी स्टेट में रखना है कि एरर मैसेज शो करना है कि नहीं करना, कंडीशनल हेल्प टेक्स्ट करना है कि नहीं करना, ये आइकन आए या ये आए, ये भी तो सारी स्टेट्स ही होनी। तो भी मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना चाहता। अभी मैं सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टेट में रख रहा हूं। ऑब्वियसली उस हर वैल्यू के साथ एक एरर मैसेज भी तो एसोसिएटेड है, वो भी तो कंडीशनल ही है ना। एरर मैसेज आएगा या नहीं आएगा डिपेंडिंग अपॉन हिज वैलिड स्टेट। तो मैं अभी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करना चाह रहा। समझा रहे ना बात की? तो आप जितने ज्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्टेट में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कि इन वेरिएबल्स को मैं ऑब्जेक्ट्स में अगर कन्वर्ट कर दूं कि ये यूजर नेम की ये वैल्यू और ये उसका एरर मैसेज है और ये उसकी वैलिडेशन स्टेट, और नीचे सारी मैं कंडीशनली रेंडरिंग करूं कि अगर वैलिड इनवैलिड है तो ये एरर आए वरना ना आए फलां। तो रेक में एवरीथिंग यू हैव टू कंट्रोल वाया स्टेट। ठीक है, और रीयूजेबल कंपोनेंट्स, तो ये दो चीजें ही हैं। आप कोर्स कर लें, फिर कोई डेवलपमेंट करें, कुछ साल 1.5 साल बाद आप इसमें फ्रेंडली होंगे ज़्यादा, जो मैंने ऑन एवरेज देखा है। लेकिन इस तरह के लेवल को समझें, इस तरह का कोड कम से कम सही से लिखें। डीप कॉपी बनानी आनी चाहिए, चाहे थोड़ा सा लेंथी कोड लिख लें, एकेडमिक स्टाइल में लिख लें, लेकिन ये नहीं करना कि इधर डायरेक्ट ही यूज़र नेम लिखने की कोशिश करें। ठीक है ना? सो आई होप फॉर्म्स का आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। वैसे इतना एंजॉयफुल शायद नहीं रहा।